नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि न्याय की मांग से एकजुट हुआ युवा। यूपी में पेपर लीक के बाद अब युवाओं में आक्रोश और इसी के साथ राहुल गांधी ने भी दे दिया है युवाओं का साथ और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार देश के भविष्य की है दुश्मन। इसी के साथ अगली खबर में बताएंगे कि संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उचित एमएसपी है समाधान। जयराम रमेश ने आंकड़ों के साथ मोदी सरकार को घेरा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे। महिला तटरक्षकों की स्थायी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दी चेतावनी। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुसीबत बनेगी अग्निपथ स्कीम, कांग्रेस ने उठाया इस मुद्दे को। और आगे खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में तो भाजपा के साथ ही हो गया गेम, विधायक ने दिया कांग्रेस को वोट और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हो गया खेला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में देश में होने जा रहा है बड़ा बदलाव और सत्ता परिवर्तन, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है और पेपर लीक के खिलाफ और न्याय की मांग में छात्र युवा एकजुट हो गए हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने भी अब युवाओं का समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में करते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार देश के भविष्य की दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थोड़ा ब्रेक लगाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूके के दौरे पर गए हैं और वहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संवाद करेंगे। अपनी यूपी यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की और युवाओं के मुद्दे उठाए। और इसी बीच मंगलवार को राहुल गांधी सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार देश के भविष्य यानी युवाओं की दुश्मन बन गई है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में छात्र कहीं भर्ती के लिए तरसते नजर आते हैं तो कहीं पेपर लीक से हताश छात्र हैं, कहीं नियुक्ति के लिए कोर्ट का चक्कर काटते छात्र तो कहीं आवाज उठाने पर लाठियों की मार सहते छात्र हैं। उन्होंने कहा कि आरओ एआरओ से लेकर पुलिस भर्ती तक और रेलवे से लेकर सेना तक एक भी परीक्षा न्यायपूर्ण ढंग से करा पाने में नाकाम भाजपा सरकार अपना गुस्सा युवाओं पर निकाल रही है। पीएम मोदी की पॉलिसी और गारंटी पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि नौकरी पैदा करने वाले संस्था अपने मित्रों को बेचकर युवाओं को ठेके पर रखना मोदी की पॉलिसी है और शोषण मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर लगा ग्रहण है, जिसने उनसे उम्मीदों की रोशनी छीन ली है और इस अपराध के लिए इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि उनकी सरकार आई तो इस स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तीखे तेवर में नजर आए राहुल गांधी और मोदी सरकार देश के भविष्य की दुश्मन है, ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उचित एमएसपी ही है इसका समाधान। जयराम रमेश ने आंकड़ों के साथ मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही अपनी गारंटी का बखान करें, लेकिन सच्चाई यह है कि आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है। और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट का समाधान यह है कि किसानों को उनकी उपज पर पर्याप्त एवं उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिले। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री हाल के दिनों में अपनी गारंटियों का बखान कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। उन्होंने 2017 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसा प्रदर्शन कर रही है इस पर एक नजर डालिए। 50 से ज्यादा वर्षों में पहली बार 2011-12 और 17-18 के बीच ग्रामीण इलाकों में वास्तविक उपभोक्ता व्यय में 8.8% की गिरावट आई। 2019-20 और 23-24 के बीच वास्तविक ग्रामीण मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर कृषि -0.6% और गैर कृषि -1.4% दोनों ही कार्यों के लिए नकारात्मक थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे। महिला तटरक्षकों की स्थायी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि सुरक्षा बल भारतीय तटरक्षक दल में महिलाओं की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी देना सुनिश्चित करें, क्योंकि उनको अलग थलग नहीं किया जा सकता। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर अदालत करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं को 33% आरक्षण देकर संसद में एक प्रकार से प्रयास किया गया था भाजपा द्वारा कि महिलाओं का हितैषी बना जाए और देश की आधी आबादी और वोटर को अपने हित में किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि अगर आप महिला के हित की बात करते हैं तो उनके हित में काम करते भी दिखे और यहाँ पर स्थायी नियुक्ति को मंजूरी देना है महिलाओं को भारतीय तटरक्षक दल में, उसको लेकर बड़ा बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि सुनिश्चित करें कि उनको स्थायी नियुक्ति मिले, क्योंकि
उनको अलग थलग नहीं किया जा सकता और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो फिर अदालत कर देगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी के जवाब में बताया गया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसरों के लिए स्थायी नियुक्ति को मंजूर करने में कुछ तकनीकी और व्यवहारिक अड़चने हैं। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यवहारिकता आदि की दलीलों को 2024 में ठोस या वैध आधार नहीं माना जा सकता, महिलाओं को अलग थलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस पहलू पर गौर करें। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने खंडपीठ को बताया कि भारतीय तटरक्षक ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है और खंडपीठ ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आपके बोर्ड में महिलाएं होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुसीबत बनेगी अग्निपथ स्कीम? कांग्रेस ने फिर उठाया ये मुद्दा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए मुद्दा उठाया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में नियमित रोजगार चाहने वाले देश के युवाओं के साथ हुआ घोर अन्याय है। लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा गरमाने से क्या बीजेपी के लिए यह मुसीबत बन सकता है? जब से भारतीय सशस्त्र सेना में भर्ती का तरीका बदला और सैनिकों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर के तौर पर होने लगी, तभी से लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। आर्मी में भर्ती की तैयारी में लगे युवा इसके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया में भी अभियान चला रहे हैं। अग्निपथ स्कीम अचानक से लागू की गई और हजारों युवा ऐसे थे जिनका मेडिकल, फिजिकल एग्जाम सब हो गया था और बस कॉल लेटर आना बाकी था और वो सब प्रक्रिया रद्द कर दी गई। साथ ही सैनिक के तौर पर भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं को अचानक से कह दिया गया कि अब अग्निवीर के तौर पर 4 साल के लिए भर्ती होगी। अग्निपथ स्कीम लागू होने के साथ ही अलग अलग स्टेज पर इसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। हाल ही में संसद की रक्षा मामले की स्टैंडिंग कमेटी ने यह सिफारिश की है कि अगर कोई अग्निवीर वीरगति को प्राप्त होता है तो उनके परिवारों को वही मदद देनी चाहिए जो किसी सैनिक के वीरगति होने पर उनके परिजनों को दी जाती है। कमेटी ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया है कि खास तौर पर अग्निवीर के लिए कोई भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या सुनिश्चित रोजगार का प्रोग्राम नहीं बनाया गया है, सिर्फ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कुछ % रिजर्व है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें कि कई सवाल अग्निवीर योजना पर उठ रहे हैं और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है और एक पत्र राष्ट्रपति को लिख दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में तो भाजपा के साथ ही हो गया गेम, विधायक ने दिया कांग्रेस को वोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी थी और यूपी के बाद हिमाचल प्रदेश में जहां क्रॉस वोटिंग की खबरें मिली तो वहीं अब कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग की अफवाहों पर कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक दोड्डानगौड़ा जी पाटिल का कहना है कि यह पुष्टि हो गई है कि ST सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की है और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को बेंगलुरु में चुनाव चला और दोपहर तक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित 112 से अधिक विधायकों ने अपना वोट डाला था। चुनाव का परिणाम शाम तक घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गर्ल्स क्या पहनना चाहती हैं ये वो खुद तय करें, हिजाब हिस्सेदारी पर AMU की लड़कियों के साथ खुलकर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है और इस दौरान राहुल गांधी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्राओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं से शिक्षा, हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान जब एक छात्रा ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर वो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे में महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर उनकी क्या राय है, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं वो पहनने का उनका पूरा अधिकार है। ये पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी राय है कि महिलाएं क्या पहनती हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना है ये उनका फैसला है। मुझे नहीं लगता कि किसी और को ये तय करना चाहिए कि आप क्या पहनेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति और बिजनेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं दिखता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका दें। पार्टियां महिलाओं को प्रोत्साहित कर हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से
महिलाओं को जोड़ना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यात्रा के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 17 सीटों पर बढ़ गए दावेदार। जी हां दोस्तों, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी से चले जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अभी तक पूरा संगठन यात्रा के आयोजन में जुटा हुआ है और सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सभी 80 लोकसभा सीट के लिए समन्वयकों की तैनाती की। इन समन्वयकों से अब टिकट के दावेदारों के बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। सपा के साथ गठबंधन के बाद पार्टी के कोटे में आई 17 सीटों पर दावेदारी की संख्या बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यात्रा के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 17 सीटों पर बढ़ गए दावेदार। जी हां दोस्तों, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी से चले जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अभी तक पूरा संगठन यात्रा के आयोजन में जुटा हुआ है और सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सभी 80 लोकसभा सीट के लिए समन्वयकों की तैनाती की। इन समन्वयकों से अब टिकट के दावेदारों के बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। सपा के साथ गठबंधन के बाद पार्टी के कोटे में आई 17 सीटों पर दावेदारी की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि अग्निपथ स्कीम से जुड़ी आ रही है। कास्ट कटिंग के चक्कर में सेना भर्ती प्रक्रिया से हो रहा खिलवाड़। सचिन पायलट ने पेंशन और ग्रेचुइटी को लेकर उठाए बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर सेना में भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ हो रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मूल रूप से उन लोगों के भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है जो 4 साल की सेवा के बाद कम उम्र में रिटायर होंगे। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी और 11 लाख रुपए की ग्रेचुइटी का आधा हिस्सा उनके वेतन से काटा जा रहा है और इसीलिए कॉस्ट कटिंग में कटौती के नाम पर हम अपने सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रिया में खिलवाड़ कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और कड़ी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में बेहतरीन लड़ाकू बलों में से एक हैं और हमारी सेना और सुरक्षा बल किसी से पीछे नहीं है, लेकिन उनकी वीरता, ताकत, राष्ट्र के प्रति समर्पण को आने वाली पीढ़ियों के लिए और सम्मान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी में ऐसा किया और हम इसका विरोध करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर हमलावर हुए कमलनाथ। कहा सरकारी खर्च पर राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, कमलनाथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर एक बार फिर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दावा किया है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार 2 महीनों में ही 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि अपने झूठे प्रचार के लिए सरकारी खजाने से पैसे ले रही है। दरअसल कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार को कर्ज लेने पर घेरा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में शिवराज सरकार से भी तेजी से ले जा रही है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और कमलनाथ ने दावा किया है कि इस तरह अपने करीब 2 महीने के कार्यकाल में ही सरकार ने 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और उनका कहना है कि पिछली सरकार पहले ही प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज छोड़कर गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आंध्र में कांग्रेस की गारंटी। खड़गे ने हर गरीब परिवार को 5,000 रुपए देने का किया वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के हर गरीब परिवार को 5,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आंध्र प्रदेश के गरीबों के लिए ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि परिवार की महिलाओं के बैंक खाते में ये राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हमारी गारंटी मोदी की गारंटी की तरह नहीं है। कांग्रेस जो भी वादा करेगी उसे हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए खड़गे ने लोगों से पूछा कि देश के लोगों को क्या उनके बैंक खाते में 15 लाख रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं ये तो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी कहाँ है? क्या आपके बैंक खाते में 15 लाख रुपए आ गए? किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध हुए? पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी हमेशा से गरीब तबके, छोटे कारोबारियों, किसानों और अन्य कामगारों का ध्यान रखती आई है। प्रधानमंत्री मोदी पूंजीपति और धनी लोगों के साथ देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र को जब बिहार में महागठबंधन का डर सताता है
तब वो ईडी का करती है इस्तेमाल, तेजस्वी यादव ने खेरा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में कहा कि उनकी यात्रा में आम लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और दिन हो या रात हो लोग इस रोड शो के इंतजार में घंटों खड़े रह रहे हैं। बिहार में उन्हें आम जनता का इस भीड़ में अपार प्यार मिल रहा है, जिससे सुखद अनुभूति हो रही है। एनडीए और महागठबंधन का सीधा मुकाबला होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई उस विचारधारा से है जो लोगों को आपस में लड़वा रही है और इस प्यार और विश्वास पर अब उन्हें खड़ा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी लड़ाई AIMIM से नहीं है बल्कि एनडीए से है और एनडीए और महागठबंधन का सीधा मुकाबला सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में देखने को मिला। वहीं दोस्तों, बिहार में आरजेडी विधायक के यहाँ पड़ी रेड के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को जब जब बिहार में महागठबंधन का डर सताता है तब तब वो ईडी का इस्तेमाल करती है और ईडी अब सिर्फ इस्तेमाल करने का विभाग बनकर रह गया है। मैंने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया। वहीं तेजस्वी ने उनके काफिले में स्कॉट ड्राइवर की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मृत ड्राइवर की मौत पर उन्हें अफसोस है और इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं जो दुखद है। साथ ही उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को उनके परिवार से मिलने को कहा, साथ ही वो भी उनके परिवार से बात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी ही पार्टी में मिली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में महाराज के नाम से जाने पहचाने जाने वाले दिग्गज भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर अपने ही गढ़ में अपनी ही पार्टी के अंदर खुली चुनौती मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनौती भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, जब सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनावी मैदान में उतरने की संभावना तलाश रहे हैं। बता दें कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के रूप में पहचानी जाती है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भाजपा इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के रूप में पहचानी जाती है और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को अपने गढ़ में ही अपने ही सिपहसालार KP यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद मार्च 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। सियासत के जानकार मानते हैं कि सिंधिया एक बार फिर चुनावी राजनीति में वापस आना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान बीजेपी में घमासान, वसुंधरा राजे कैंप के विधायक ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाए आरोप। जहां दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे कैंप के माने वाले बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि भूंगरा गैस त्रासदी में अपने मदद का भरोसा दिलाया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। संविदा पर नौकरी नहीं मिली और PM कोष से राहत बढ़ाने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश का हिसाब चुकता करने चले जीतन राम मांझी को बीजेपी देगी झटका, गया में चकनाचूर होगा दलित नेता का सपना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार की राजनीति इन दिनों उलझती नजर आ रही है और ये शायद पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बिहार के तमाम गठबंधन दल सीटों के एडजस्टमेंट में साफ सुथरे अंदाज में नहीं है। अब एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे छोटे दल मसलन राष्ट्रीय लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अभी तक मझधार में ही फंसी हुई है और अब तो कांग्रेस नेतृत्व ने यह कहा है कि 11 MLC सीटों पर होने वाले चुनाव में एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देंगे। भाजपा के इस बयान के बाद हम की राजनीति संशय में आ गई है। जी दोस्तों, हम के सूत्रों की माने तो बीजेपी के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का तनाव बढ़ गया है और कल तक CM नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करने की बात कहने वाले जीतन राम मांझी का कहीं भाजपा ने तो हिसाब बराबर नहीं कर दिया। ये बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में उठ गया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो हम के भीतर ये संशय हो गया है कि कहीं भाजपा एक MLC सीट देकर गया लोकसभा सीट JDU को तो नहीं देने जा रही। दरअसल चर्चा ये है कि गया JDU की सीटिंग सीट है और इस पर दावा भी वो कर रही है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी का गया लोकसभा सीट से परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है और इस वजह से भाजपा मिशन 40 के मद्देनजर कोई समझौता नहीं करने जा रही है और उसके बाद अब संशय में आ गए हैं जीतन राम मांझी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने सब हथकंडे अपनाए। मतदान के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसी को धमकाया तो किसी को लालच दिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से जारी हुई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना वोट डाल दिया।
मतदान करने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जीत के लिए सभी हथकंडे अपनाए हैं और किसी को धमकाया तो किसी को लालच दिया। यूपी की जनता सब देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बागियों पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग लाभ चाहते हैं वो चले जाएंगे और उन्हें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपनाने का उन्होंने आरोप लगाया। मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे यादव ने जब उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी विधायकों की अनुपस्थिति के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सत्ता का लाभ पाने वाले चले जाएंगे और जिनसे वादा किया गया होगा वो जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग किसी की राह में कीले बिछाते हैं या दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप देख चुके हैं कि चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे के सामने क्या हुआ। मैं उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूं जिसने संविधान को बचाया। भाजपा चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना सकती है। उसने किसी लाभ के लिए आश्वासन दिया होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जीतने के लिए कुछ भी करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महागठबंधन की जन विश्वास महारैली को सफल बनाने में जुटे लालू प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर कर दिया रवाना। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की ओर 3 मार्च को जन विश्वास रैली का आयोजन होगा। महागठबंधन की ओर से दावा किया गया है कि इस महारैली में राज्य भर से करीब 10 लाख लोग शामिल होंगे और इस महारैली में लालू यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी व डी राजा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।